हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जब हमने लाइव क्लास की थी देयर वी हैव स्टार्टेड विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज और वहाँ पर हमने किया था पावर ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। होपफुली वहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल मैंने आपको इनका एक हिरार्की बताया था लाइव क्लास में, उसी हिरार्की में हम इनकी पावर्स करेंगे। तो आज हम करेंगे, फिर से मैं बता रही हूँ किसकी पावर्स करेंगे, पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो इनकम टैक्स में ये जो अथॉरिटीज हैं, हर किसी के पास अपने कुछ काम करने की पावर्स होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू बी अ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिस भी पर्सन को जो उनको फिट लगता है, फिट इन द सेंस नॉट द फिजिकली फिट, इट रिलेट्स टू जो भी नेसेसरी कंडीशंस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करता है, उस पर्सन को एज अ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि उनके पास क्या क्या पावर्स है। सो दे हैव द फॉलोइंग पावर्स। किनके पास? डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। The first power is to appoint an income tax authority below the rank of an assistant commissioner, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे नीचे के रैंक के जो भी पर्सन है, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टीआरओ वगैरह आते हैं, तो उनको ये अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड, पावर टू अपॉइंट द स्टाफ। पावर टू अपॉइंट द स्टाफ, पावर टू अपॉइंट स्टाफ में बच्चों क्या है, अगर उनको कोई हेल्पिंग हैंड के लिए कोई भी जो उनको काम असाइन किए हुए हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए, इफ दे फील लाइक कि दे रिक्वायर एनी एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ टू असिस्ट देम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शंस दैट हैव बीन असाइन्ड टू देम, तो उस काम के लिए वो चाहे तो किसी स्टाफ को भी अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड, to delegate the powers of assessing officer to joint commissioner, यानी कि powers of assessing officer to joint commissioner, यानी कि जब ये काम जो तब कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल, जब they have been authorized by the board। कौन सा बोर्ड? CBDT, Central Board of Direct Taxes. So when they are so authorized by the board, they may delegate the powers and functions of the assessing officers to the joint commissioner. तो वो joint commissioner को delegate कर सकते हैं assessing officer की कार्य और उसकी powers को। Clear? D point. टू ट्रांसफर द केसेस। ट्रांसफर केस का क्या मतलब है बच्चों यहाँ? अब इनके अंडर जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, इनके अंडर क्या है कि डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। अब उनके अंडर बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर्स काम करते हैं, तो केस ट्रांसफर करने से मतलब ये है कि किसी एक असेसिंग ऑफिसर से लेकर के किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर देना। ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप देखो, आपकी क्लास में कोई टीचर है, टीचर ने आप में से किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया, बोला ये काम कर दो, बट समहाउ कभी किसी केस में टीचर को लगता है कि ये बच्चा अच्छा काम नहीं कर सकता, ये वाला पर्टिकुलर काम अच्छा नहीं कर सकता, या ये ओवरऑल अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये काम तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो वो काम वो क्लास में उस पर्टिकुलर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ना दे करके किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब वो पर्टिकुलर केस था, एक पर्टिकुलर काम था, वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि टीचर के पास ये पावर थी। इन द सेम मैनर डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर है कि वो एक केस को एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो दोनों असेसिंग ऑफिसर उनके सबऑर्डिनेट होने चाहिए। ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर का रैंक ही सबऑर्डिनेट का है, बट वो उनको रिपोर्टिंग होनी चाहिए उनकी। इंक्वायरी इनटू द कंसीलमेंट। कंसीलमेंट होता है कि जब आपने कोई भी छुपाया है, कोई इनकम, अगर कंसीलमेंट से मतलब होता है कुछ भी छुपाना, यानी कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने जब भी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं की, दैट इज नोन एज कंसीलमेंट। तो अगर डायरेक्टर जनरल को, कमिश्नर को ये लगता है
कि इन तीनों में से किसी को भी ऐसा कुछ लगता है कि आप किसी भी पर्सन ने, किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन ने अपनी कोई भी इनकम कंसील की है, छुपाई है, जिसकी वजह से उनका टैक्स कम बन रहा है, तो उनके पास ये पावर है कि वो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बिठा सकते हैं। F, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर क्या होता है बच्चों की डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी डिप्टी डायरेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट डायरेक्टर को, असिस्टेंट कमिश्नर को और असेसिंग ऑफिसर को टू एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग, कि वो ऑथराइज कर सकते हैं इन पर्सन्स को जो मैंने अभी नाम लिए, डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और असेसिंग ऑफिसर को वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं कि वो जाकर के कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, कोई भी एयरक्राफ्ट, किसी की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी की मनी, ज्वेलरी, कुछ भी वैल्यूएबल आर्टिकल जहां उनको लगता है कि जिस ऐसी कोई चीज है जो कि छुपाई जा रही है, जिसके ऊपर टैक्स बनता है, जो कि एक पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन पे नहीं कर रहा है, तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, ऑथराइज करेंगे इन सबको, इनमें से किसी एक को, कि वो जाकर के सर्च एंड सीजर करे। सर्च इज टू फाइंड आउट, जांच करना, और उसके बाद सीज कर देना। सील कर देते हैं ना जब कोई चीज मिलती है, जो कि ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा कभी भी, ठीक है। उसके बाद to requisition books of account and assets, तो जहां पर कोई भी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी ऑफिसर ने अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, ये सोच करके कि ABC पर्सन ने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन कंसील की थी, तो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए आज किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया, उस पर्सन से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के रख लिए फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। तो इस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्टर जनरल होता है उनके पास ये पावर होती है, डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं कि वो दूसरी अथॉरिटी से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के अपने पास से या किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि उसकी इंस्पेक्शन की जा सके। क्लियर? आई एम गोइंग टू गिव इट अ रीड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये आपको समझने में लगेगा, तो इसलिए मैं इसको एक बार रीड करना चाहूंगी। वेयर एनी बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय एनी ऑफिसर, तो यदि किसी ऑफिसर ने कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स अपनी कस्टडी में लिए हुए हैं अंडर एनी अदर लॉ, किसी लॉ के अकॉर्डिंग भी लिए हो, चाहे जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लिए हो, किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग भी किसी भी रीजन की वजह से उनकी कस्टडी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है किसी पर्सन के, तो ऐसे केस में डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये रीजन है बिलीव करने का कि वो अकाउंट्स जो है वो यूजफुल होंगे इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में, तो इस केस में वो ऑथराइज कर सकते हैं अपने जूनियर पर्सन्स को जो कि सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और ITO इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, कि to deliver such books of accounts or documents or such assets to the requisitioning officer under income tax law, तो कि वो डॉक्यूमेंट्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाए, रिक्विजिशनिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट इज टू मेक एनी इंक्वायरी, यानी कि डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो कोई भी इंक्वायरी इस एक्ट में किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड बिठा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग असेसेस, यानी कि किसी भी असेसेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो वहां पर इनके पास ये पावर है कि वो ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ रीड। वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन टू द चीफ कमिश्नर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर एनी इंफॉर्मेशन टू द relating to any assessee in respect of any assessment, he may furnish the information asked for in respect of that assessment if he is satisfied that the disclosure is in public interest। आई बात समझ कि यदि कोई व्यक्ति कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देता है, वो किसी और व्यक्ति के बारे में, किसी और असेसी के बारे में, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उसको असेसमेंट की चाहिए, तो ऐसे केस में
डायरेक्टर जनरल के पास, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये पावर है कि उसको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी करेंगे जब उनको लगता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन पास करने से पब्लिक का कोई हित होगा, जनहित में अगर वो इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल है शेयर करना। टू सैंक्शन रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years। नॉर्मली 4 साल के बाद कोई भी असेसमेंट रीओपन नहीं होगी until and unless अगर उसकी ओपनिंग डिमांड की जा रही है और वो ओपनिंग जो है दैट शुड बी ऑथराइज्ड और सेंशन्ड बाय द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। इनकी सेंशन के बिना कोई भी असेसमेंट के लिए रीओपन नहीं हो सकती। क्लियर है कि आपने कोई भी असेसमेंट फाइल की है दैट कैन नॉट बी रीओपन। नेक्स्ट, टू अप्रूव विद होल्डिंग ऑफ रिफंड इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में जहां पर असेसिंग और जहां पर चीफ कमिश्नर और कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल को ऐसा कुछ लगता है कि ये पर्सन ने जो रिफंड है इसका ये नहीं बनता, उसने कुछ रिटर्न फाइल करते हुए कुछ घपला किया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, तो उस केस में वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन इशू कर लेते हैं और मीन एक्सप्लेनेशन डिमांड कर लेते हैं और मीन वाइल वो उसका रिफंड क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, वो रिफंड उसको रिलीज नहीं किया जाता। और जब वो उस पर्सन से एक्सप्लेनेशन आ जाती है और वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी होती है तो ही जो है रिफंड रिलीज होता है। नेक्स्ट, सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट एरियर ऑफ टैक्स। तो यदि किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के कोई टैक्स के एरियर पेंडिंग है, यानी कि पुराना कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो उसने कोई टैक्स में नहीं पे किया, कोई उसका इंटरेस्ट पेंडिंग है या कोई भी पेमेंट उसकी पेंडिंग है, तो उस केस में उसका और पुरानी पेमेंट उसकी पेंडिंग है और इस साल वो रिफंड क्लेम कर रहा है, तो इस केस में हम उसका रिफंड जो है, हमसे मेरा मतलब इस केस में चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल जो है उसका रिफंड का जो अमाउंट है वो उसके एरियर के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डायरेक्ट assessing officer to prefer appeal to the tribunal against order of the commissioner। तो कमिश्नर अपील के अगर कोई भी ऑर्डर्स थे तो उस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई अपील करनी है तो वो असेसिंग ऑफिसर को कह सकते हैं कि ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ जी आप अपील करो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में। Next, to revise any order passed by the assessing officer which is prejudicial to the revenue। यानी कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर पास किया है जो कि सरकार के या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए हितकारी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, दैट ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ एनी ऑर्डर passed by a subordinate authority on application by the assessee। यानी कि अगर किसी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर इशू किया, अब उस ऑर्डर से जो असेसी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन किसको दी, वो कमिश्नर को दी और कमिश्नर उस अगर एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो वो एक रिवाइज्ड ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। टू रिड्यूस एंड टू वेव द पेनल्टी, अगर कोई भी पेनल्टी जो है कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए किसी भी पर्सन के ऊपर इम्पोज की गई है तो डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो उस पेनल्टी को वेव कर सकते हैं। टू सैंक्शन अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अब डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो चाहें तो इनकम टैक्स की जो भी इनकम टैक्स की जो भी पेमेंट पेंडिंग है उसकी रिकवरी के लिए किसी भी असेसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। क्लियर? थैंक यू।